सब देखो कितना भारी या हल्का। 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे ले, प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें। एक कप में जल भरे और इसे क के रूप में चिन्हित करें, दूसरा रेत भरे, इसे ख के रूप में चिन्हित करें और तीसरा कंकड़ से भरे, इसे ग के रूप में चिन्हित करें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तोलें और उसमें दर्शाई संख्या को अपने नोटबुक में लिखें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी है या कौन सा हल्का है। क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी सामग्री भारी है या हल्की है, उसका पता द्रव्यमान नामक गुण के माप करके किया जा सकता है ना। उसके मास के आधार पर बता सकते हैं कि कौन भारी है। जैसे इसका मास क्या है, ज़्यादा है तो ये भारी होगा, और इसका मास कम है तो ये क्या होगा, कम होगा। मगर अब उस पर भी डिपेंड करता है, अगर ये खाली रहेगा तो फिर तो इसका मास इससे कम ही हो जाएगा। ठीक है, जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है यदि उनके आयतन समान हो। आयतन समान हो, इसका आयतन तो क्या है, अलग अलग है। आयतन एक जैसा है ये दोनों का, नहीं। समान भाषा में द्रव्यमान के लिए आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, जो जगह नहीं, आयतन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, और ये इसके भी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मगर इसका आयतन में क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। अगर सेम ही रहेगा तो उस पर बता सकते हैं। ठीक है, समान भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह भार से निर्धारित होता है ना। कौन कितना हल्का है, कौन भारी है, भारी के कारण बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश करती है। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वो अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखे बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखने होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते हैं। शिक्षिका विद्या से पूछती है, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है। ठोस जो है वो ठोस है ना, वो क्या किया, स्थान घेर लिया। क्योंकि बस्ते स्थान घेर लिया। बातचीत जारी रखते हुए वो 2 विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती है और उन्हें उनकी बोतल में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती है। कांच के गिलास जल में डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भर जाता है, जबकि दूसरे लगभग पूरा जल से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या पूरा भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है, आधा। और क्या है, आधा पानी भरा हुआ है, आधा इसमें क्या है, हवा है ना। इसमें पूरा जल, दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है। मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलास की क्षमता समान है, फिर भी जल की मात्रा सब में क्या है, अलग अलग है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, तो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है ना। इसमें पूरा भरा हुआ तो जल की मात्रा अधिक है, इसमें जल की मात्रा कम है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाए कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास से भरी हुई तुलना के में कम है। द्वारा घेरा गया स्थान जल का आयतन को दर्शाता है। इसमें घेरा गया क्या है, आयतन को बताता है। समझ गया, तो आयतन तो होती है ना, इसमें आकार तो अनिश्चित होता है जल का, मगर आयतन निश्चित होती है। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई। अब मुझे इसका कारण समझ में आया। आपने दुकानों में अलग अलग आकार के पीने की जल की बोतलें बिकती हुई देखी है ना। क्या आपने देखा है कि बोतलों पर मात्र 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर इत्यादि लिखा हुआ रहता है। ये बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। क्या दर्शा रहा है, वो आयतन को दर्शा रहा है कि इसमें 500 मिलीलीटर जल आएगा, इसमें 1 लीटर जल आएगा, इसमें 200 मिलीलीटर जल आएगा। क्लियर है। पीने के जल और दूध की बोतलों में 500 मिलीलीटर का लेबल लगा होता है जो आयतन को दर्शाता है। मिलीलीटर, लीटर जो लिखा रहता है वो क्या है, आयतन है। पीने का जल 500 मिलीलीटर, दूध 500 मिलीलीटर का। जब अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि उस सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते। सभी वस्तु में सभी गुण विद्यमान है, हर व्यक्ति में हर गुण है नहीं, सब में अपना अपना अलग अलग गुण है। उस गुण को निखार के आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इसी तरह हर सामग्री में अलग अलग गुण है और जो हमको ज़रूरत होता है उस सामग्री को उस समय यूज करते हैं। क्या ऐसे गुण हैं जो सभी सामग्री द्वारा प्रदर्शित किया जा सकते हैं, यदि हाँ तो वो क्या हो सकता है। द्रव्य क्या होता है, अब द्रव्य में बताए थे 3 गुण होते हैं, है ना। द्रव ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और लिक्विड तो लिक्विड भी हो सकता है। बर्फ़ बन जाएगा तो वो ठंडा करेंगे तो बर्फ़ हो जाएगा, तो वो लिक्विड हो गया पानी। फिर उसको गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, तो वो गैस हो गया, है ना। तो द्रव ही एक ऐसी चीज़ है जो तीनों अवस्था में
रहती है। क्लियर है? चलो, द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन दो गुण होते हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री के समान नाम दे सकते हैं जिसमें ये दो गुण विद्यमान है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है, द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और उसे ग्राम। द्रव्य क्या होता है? अच्छा, ये द्रव्य नहीं है, लिक्विड नहीं है, ये द्रव्य है, पदार्थ। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम लोग? द्रव्य यानी पदार्थ, सब्सटेंस पढ़ रहे हैं, मैटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, द्रव्य कहा जाता है। क्या होता है? क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? देखो, द्रव्य और द्रव्य में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या हो गया? द्रव्य यानी लिक्विड। ये क्या है? लिक्विड। जैसे अभी गलत हो गया, द्रव्य। ये क्या है? द्रव्य। इसको मैटर बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मैटर या पदार्थ बोलते हैं इसे। और क्या बोलते हैं इसे? पदार्थ, सब्सटेंस, सब्सटेंस। क्लियर है? तो सब्सटेंस क्या होती है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होते हैं, वो द्रव्य कहलाते, पदार्थ कहलाते। बोलो, पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान यानी मास होते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा बताता है। इसे ग्राम, किलोग्राम इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर, मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति एसआई में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में केजी लिखा जाता है। लिखते हैं ना? वाक्य में अंत को छोड़कर केजी को चिन्ह में के बाद के और जी के बीच का उपयोग किया गया है। कोई जगह नहीं है और उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाते हैं, है ना? केजी लिखने के लिए कोई बिंदु बीच में नहीं देते हैं, केजी लगाते हैं। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा 7 किलोग्राम 7 केजी के रूप में लिखा जाएगा। 7 केजी, एस नहीं लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे इसमें, के रूप में, ना कि केजीएस के रूप में। इसी प्रकार लीटर में एल के रूप में, मिलीलीटर में एमएल के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। एमएल के बीच में कोई अंतराल नहीं होगा, कोई भी पॉइंट नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको 500 मिलीलीटर का जल है तो 500 मिलीलीटर लिखा जाएगा। एम छोटे अक्षरों में लो अरकेस में होगा और एल बड़े अक्षरों में होगा। मिलीलीटर कैसे लिखेगा? एम और एल ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो हमेशा एम एल ऐसे लिखते थे, ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। अब यहाँ समझो, लो अर केस में होगा, एल बड़े अक्षर अपर केस में, ये लोअर केस में होगा कौन? एम, और एल क्या होगा? अपर केस में लिखाएगा, बड़े अक्षर में। एसआई प्रणाली में घन मीटर संक्षेप में एम कहा जाता है और घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षेप नाम मूर्धांक सुपर स्क्रिप्ट के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है, 2 मीटर लिखा जाता है, तो इस संख्या, संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़े। 1 मीटर क्यू यानी 1000 लीटर। क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती है? इस संबंध में अपने मित्रों से साथ चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत कंकर द्रव्य है और उसी प्रकार कप भी द्रव्य है ना? कप द्रव्य है ना, स्थान घेरती है ना। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार है जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने के लिए किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती है और भिन्न भिन्न व्यवहार करती है। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों के समानता और अंतर के आधार पर बनाए हैं। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन करने, अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों के बिल, चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहे हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण हमारे सभी जगत में विद्यमान है। नामक अध्याय में सीखा है कि सजीव जगत की भांति निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है ना। पानी में रहने वाले क्या बोलते जीव जंतु, स्थल पर रहने वाले जीव जंतु, उसका भी वर्गीकरण किया गया है। चलो, क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्यों के जीवन में क्या परिवर्तन किया है? क्या यह वरदान है या अभिशाप है? अभिशाप। प्लास्टिक जितने भी हुए सब क्या है? अभिशाप है। उससे फ़ायदा तो हो रहा है, सामान रखने में फ़ायदा हो रही है, मगर बहुत नुकसान भी हो रहा है ना। जल्दी डिस्पोजल नहीं होते हैं वो। हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों पर पता लगाया है और समझा है। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियाँ देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। चलो, प्राचीन भारत में भी ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद जो भारतीय चिकित्सा के पद्धति को में से एक है, उसमें से भौतिक पदार्थ के समूह को बांटने की एक प्रणाली है। गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्षणा सांद्र मृदु स्थिरा गुणा असूक्ष्म विशदा विंसति सह विपर्याय। इस श्लोक का
यथार्थ रूप से 20 गुणों में विपरीत गुणों के 10 जोड़े के बारे में बताया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद से सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों, पौधे, जंतु एवं मनुष्य, पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुण है, क्या बोला है? गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्षणा सांद्र मृदु स्थिरा गुणः स सूक्ष्म विसिदा विमसति स विपर्याय। चलो, क्या है? गुरु यानी भारी, गुरु का मतलब क्या है? भारी, मंद धीमा, हिम ठंडा और शीतल, स्निग्ध चिकना, संलक्षण मुलायम, सांद्र ठोस, मृदु मुलायम, स्थिर स्थिर, सूक्ष्म बहुत छोटा, सूक्ष्म छोटा, विशद गैर चिपचिपा, लघु भार में हल्का, तीक्ष्ण त्वरित तीव्र, उष्ण गरम, तप्त रुक्ष सूखा, खर खुरदरा, द्रव तरल, कठिन कठोर, चल चलायमान, गतिशील अस्थिर, स्थूल बड़ा, स्थूल पिछल, चिपचिपा। इतने सारे गुण इस पदार्थ, किसी भी पदार्थ में होते हैं। कोई पदार्थ हल्का होता है, कोई पदार्थ भारी होता है, कोई धीमा होता है, कोई ठंडा होता है, कोई शीतल होता है, कोई मुलायम होता है, कोई में खुरदरा होता है, कोई तरल होते हैं, कोई कठोर होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये संस्कृत में बहुत सुंदर दिया हुआ है। गुरु मंद हिम स्निग्धा संलक्षणा सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदा विमसति स विप्राय। बहुत अच्छी चीज दी हुआ है। अब प्रमुख शब्द वर्गीकरण, धातुहीन, चमकहीन, अब यहाँ देखो, वर्गीकरण कठोर, अघुलनशील, द्वितीय में चमकदार, द्रव्यमान सामग्री, द्रव्य, द्युतिहीन, चमकहीन, अपारदर्शी, नरम, कोमल, घुलनशील, पारभासी, पारदर्शी, आयतन, वर्गीकृत करना, अन्वेषण करना, पहचान करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, अंकित करना। अब सारांश स्पष्ट पढ़ लेते हैं। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती है। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनी हो सकती है। हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग में निर्धारित करते हैं। सामग्रियों के उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियाँ उनके स्वरूप के आधार पर समूह में बांटी जा सकती है, जैसे द्युति में चमकदार, द्युतिहीन, चमकहीन, और कुछ को स्पष्ट अनुभव के आधार पर जैसे कठोर और नरम। सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। कुछ सामग्रियाँ जल में घुलनशील होती है, जबकि अन्य अघुलनशील होती है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। द्रव द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा को मापन है।